आम बात होती है किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन इस केस में शॉकिंग चीज ये है कि एनडीटीवी को इसके बारे में पता ही नहीं था। एनडीटीवी का कहना है कि हमें खरीद लिया गया और हमको खबर भी नहीं हुई इसकी। ना तो एनडीटीवी में काम करने वाले जर्नलिस्ट को इसके बारे में पता था, ना एनडीटीवी की मैनेजमेंट को इसके बारे में पता था, और ना ही एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को इसके बारे में बताया गया। कोई बात नहीं हुई, ना ही उनसे पूछा गया, और अडानी ग्रुप के पास इतना बड़ा शेयर चला गया एनडीटीवी का। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एनडीटीवी भी बिक गया। Billionaire Gautam Adani's media division acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हो, और क्या हो रहा है? आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना कोई, और कौन बनाएगा? बताया जाता है बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ। अब एग्जैक्टली क्या संबंध है नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच में, इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में तो 3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो बहुत ही आराना लगता है। कुछ एग्जाम सेविंग कैपिटलिज्म, कभी टाइम मिले इन्हें जरूर देखना। कहा जाता है कि ये सारे लिंक्स एक सिंपल कंडीशन पर काम करते हैं, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब क्रॉनी कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दें, छुपके से डोनेशंस हो सकती हैं क्योंकि आज के दिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी, और बदले में उन्हें फेवर्स मिलते हैं, जैसे कि लोन वेवर हो गया, टैक्स कट कर दिया गया, पब्लिक बैंकों से लोन दे दिया, कोई कानूनों को बदल दिया इधर उधर, बेल आउट्स दे दिए, कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स दे दिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए माइनिंग के, या देश की पब्लिक कंपनी के रिसोर्सेज को इन्हें बेच दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने स्टेट किया था पिछले 10 सालों में बैंकों ने 11.68 लाख करोड़ रुपीस के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है, और ज्यादातर ये 68 लाख करोड़ रुपीस के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है। और ज्यादातर ये राइट ऑफ्स एक्चुअली में 2014-15 के बाद आए हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ऑलरेडी आ चुकी थी। अब आप पूछोगे कि ये सारी खबरें हमें कैसे नहीं पता चलती। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जाता है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, वो दंगे यहाँ हुए, वो भड़काऊ भाषण यहाँ दे दिया, कभी कोई बॉयकॉट आ गया, सिर्फ इन्हीं चीजों की खबरें कॉन्स्टेंटली चलाई जाती हैं ताकि जो असली खबरें नीचे दबी हुई हैं ज्यादातर पब्लिक को इसके बारे में पता ना चल सके। I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मर्यादा रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बहुत गहरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने लग रहा हूं और खोद के आपको ये खबरें दिखाने लग रहा हूं। मेन स्ट्रीम अखबारों में ही इन खबरों को डाला गया है, लेकिन बात यह है कि अक्सर ये खबरें अखबार के किसी चौथे 5वें पन्ने पे कोने में आती हैं, और कितने लोग अखबार इतनी डिटेल में पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग न्यूज को कंज्यूम करने के लिए टीवी चैनलों का इस्तेमाल करते हैं, और टीवी चैनलों पर क्या दिखाया जाता है वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए कहा जाता है आप बोल रहा है, फेवर में बोल रहा है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, ये सब भूल जाओ। कुछ लोग कहेंगे कि ये बड़ा बायस चैनल है, अनबायस नहीं है, लेकिन ये इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, बायस्ड है नहीं है। अब बस ये देखो कि किन मुद्दों को चैनल पर दिखाया जा रहा है। बाकी चैनलों पर जहां कॉन्स्टेंटली हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जैसी खबरें चलती रहती हैं, वहां एनडीटीवी पर बात करी जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, नौकरियों के बारे में। पिछले 3-4 महीने में रवीश कुमार के आप वीडियो सर्च करके देख लो कि किन किन अलग अलग मुद्दों की उन्होंने बात करी, और फिर इसे कंपेयर करो किसी भी और टीवी चैनल से। न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ महीने पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया था इसी चीज को लेकर। इन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया सारे न्यूज चैनल्स का, और फिर अलग अलग एक एक करके चेक किया कि एग्जैक्टली किस एपिसोड में किस चीज की बात करी जा रही है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुधीर चौधरी का डीएनए शो था, इसमें 73 से 28 एपिसोड्स में कम्युनल इश्यूज की बात करी गई। टाइम्स नाउ के शो में 68 में से 29 पे कम्युनल इश्यूज, रिपब्लिक भारत पर 96 में से 45 पर सिर्फ कम्युनल इश्यूज चले, न्यूज 18 इंडिया पर 68 में से 43 सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आज तक पर 88 में से 45 सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पर 182 में से 60 में सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और इन सब से अलग हटकर आपको देखने को मिलता है रवीश कुमार का शो एनडीटीवी पर, जिसमें से 77 में से सिर्फ 23 इश्यूज ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क भी था, जब रवीश कुमार अपने शो में बात करते हैं वो इस तरीके से नहीं करते कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दुश्मनी बढ़ सके। वो जब इन इश्यूज की बात करते हैं तो आप खुद ही देख सकते हो उसका नतीजा क्या होता है। शो देखने के बाद आपके अंदर मन में नफरत नहीं आती दूसरे धर्म के लोगों के अगेंस्ट। एक और डिफरेंस इन सारे चैनलों में और एनडीटीवी में ये था कि इन सारे चैनलों की बाकी और डिबेट्स जो कम्युनल नहीं होती वो अक्सर ऑपोजिशन के खिलाफ होती है।
हालांकि मीडिया का पर्पस है सरकार से सवाल करना, लेकिन ये सारे मीडिया चैनल वाले ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, ऑपोजिशन से सवाल करते हैं और सरकार की चमचागिरी करते हैं। एनडीटीवी फिर से इकलौता चैनल जो ऐसा नहीं करता। यही रीजन है कि देश की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ सालों में नीचे गिरती गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग जर्नलिज्म कैरी ऑन कर पाए। और दूसरी तरफ क्योंकि टीवी पर रवीश कुमार अकेले बचे ये करने वाले, उन्हें बुरी तरीके से टारगेट किया जाता है, उनके पीछे एक ट्रोल आर्मी लगाई जाती है। एक समय पर उनका फोन नंबर भी लीक कर दिया था एक बीएचयू के प्रोफेसर ने। उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, गालियां पड़ती हैं। 2016 में सरकार ने एक हिस्टोरिक एक दिन का बैन लगा दिया था एनडीटीवी इंडिया के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी का इशू साइट करते हुए। 2014 से ही ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है। 2017 में सीबीआई ने प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को रेड कर दिया था बैंक फ्रॉड के एलिगेशंस पर। एनडीटीवी ने कहा था कि ये विच हंट करी जा रही है चैनल के खिलाफ। तो ये देखना बड़ा ऑब्वियस है कि एनडीटीवी और रवीश कुमार को किस तरीके से बार बार हरास किया गया है, टारगेट किया गया है, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की गोदी में नहीं बैठे। 2019 में रवीश कुमार से पूछा गया था कि क्या होगा अगर उनके चैनल को बैन कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। जो उन्होंने कहा वो आज के लिए भी काफी रेलेवेंट है। यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे, इसमें क्या है? तो आप इस खबर के दोस्तों मायने समझ सकते हैं क्या है पूरे देश के पॉलिटिकल और मीडिया क्लाइमेट के लिए। अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। जब एनडीटीवी बिकना नहीं चाहता अडानी के हाथों, एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय नहीं चाहते कि एनडीटीवी को बेचा जाए, तो कैसे अडानी ने इसे खरीद लिया? इस पूरे गेम के पीछे दोस्तों एक इंडियन कंपनी है, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी वीसीपीएल। एक ऐसी कंपनी जो ज्यादा जानी मानी कंपनी नहीं है। इसे साल 2008 में फाउंड किया गया था और आज से करीब 12-13 साल पहले 2009 और 2010 में राधिका और प्रणॉय रॉय ने 403 करोड़ रुपए का लोन लिया था इस वीसीपीएल कंपनी से। एक्चुअली में उन्होंने ये लोन एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और उस कंपनी ने ये लोन लिया था। वैसे ये जो कंपनी है इसका नाम इनके खुद के इनिशियल से आता है, आरआरपीआर यानी राधिका रॉय प्रणॉय रॉय। और ये कंपनी दोस्तों सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर भी थी एनडीटीवी की। इसके पास 29.18% स्टेक था, ओनरशिप थी एनडीटीवी की। तो इस कंपनी ने जो वीसीपीएल से लोन लिया वो लोन इंटरेस्ट फ्री था, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन थी उस लोन में। आरआरपीआर ने वारंट्स इशू कर रखे थे कि ये जो वीसीपीएल है ये चाहे तो उन वारंट्स को कन्वर्ट करा सकती है और 99.9% स्टेक ले सकती है आरआरपीआर का, और इन वारंट्स को कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता था। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस कंपनी ने लोन लेने के लिए खुद को ही गिरवी रख दिया था। अब ट्यूसडे को खबर क्या आती है, अडानी ग्रुप ने वीसीपीएल को एक्वायर कर लिया है। अडानी ग्रुप ने इस वीसीपीएल कंपनी को खरीद लिया सिर्फ 103 करोड़ रुपए में। आप पूछोगे 103 करोड़ रुपए मैं सिर्फ क्यों कहने लग रहा हूं? सिर्फ इसलिए कहने लग रहा हूं क्योंकि इस कंपनी ने 403 करोड़ का लोन दे रखा था। तो इसकी खुद की कीमत इतनी कम क्यों थी? क्योंकि इस वीसीपीएल कंपनी ने भी पैसा लेने के लिए ये रिलायंस स्ट्रैटेजिक वेंचर्स के पास गए थे, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पास, और उन्होंने इस लोन के पैसे को एक्चुअली में दिया था। लेकिन एनीवेज क्योंकि अडानी ने वीसीपीएल कंपनी को खरीद लिया, अब अडानी के पास ऑप्शन था कि वो इन वारंट्स को ओनरशिप में कन्वर्ट कर दे, इक्विटी में कन्वर्ट कर दे, और इन्होंने वो ऑप्शन चूज किया। तो अडानी ने वीसीपीएल को खरीदा, वीसीपीएल ने आरआरपीआर को एक्वायर कर लिया लोन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और क्योंकि आरआरपीआर का एनडीटीवी में शेयर था 29.18%, तो वो शेयर अब अडानी के पास चला गया। वैसे एक सवाल यहाँ आपके दिमाग में आया कि अगर इन्वेस्ट करना है आपको पैसा, तो इन्वेस्ट करने के लिए सही कंपनीज को कैसे चुना जाए? इसके रिगार्डिंग एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, बीटिंग द स्ट्रीट। इस बुक की वापस आते हैं। अब इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर किसी का किसी कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर होता है तो उन्हें एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि एटलीस्ट 26% शेयर वो और खरीद सकें फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ताकि बाकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल पाए अपना शेयर बेचने की। ये रेगुलेशंस हैं। तो इसीलिए अडानी ने 26% और शेयर खरीदने टीवी का शेयर, तो अडानी के पास टोटल कंट्रोल चला जाएगा एनडीटीवी कंपनी का। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये 26% और शेयर अडानी के पास जा पाएगा? अडानी के ओपन ऑफर का मतलब पूरे प्रोसेस को एक हॉस्टाइल टेक ओवर कहा जा रहा है। एनडीटीवी की मैनेजमेंट ये नहीं चाहती, एनडीटीवी में काम करने वाले जर्नलिस्ट ये नहीं चाहते,
एनडीटीवी के खुद के फाउंडर्स ये नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ आ पड़ी है ये चीज होने लग रही है। आगे की बात आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि अगर एनडीटीवी को सही में अडानी के द्वारा खरीद लिया जाता है 50% से ज्यादा, अडानी के पास इसका कंट्रोल आ जाता है, तो एनडीटीवी पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या एनडीटीवी भी एक गोदी मीडिया चैनल बन जाएगा? क्या रवीश कुमार और बाकी जर्नलिस्ट को चैनल छोड़ना पड़ेगा? ऐसा होने पर क्या चैनल अपने कोर व्यूअर्स को लूज कर जाएगा? फिर क्या उन्हें बाकी और बिकाऊ जर्नलिस्ट को हायर करना पड़ेगा चैनल चलाने के लिए? और अगर ऐसा होता है तो एनडीटीवी वाली बात क्या रह जाएगी? एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में एक शिप ऑफ थीसिस की बात करी जाती है, एक ऐसा जहाज जिसके आप एक एक करके सारे कंपोनेंट्स निकाल दो और अलग कंपोनेंट से रिप्लेस कर दो। जहाज में यूज की जाने वाली लकड़ी, जहाज का इंजन, जहाज का लोहा, सब कुछ निकाल के उसे रिप्लेस कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो जहाज ओरिजिनल जहाज रहा? अगर सारा ही अंदर का कंपोनेंट निकाल कर रिप्लेस कर दिया गया है तो क्या उस जहाज को ओरिजिनल शिप ऑफ थीसिस बुलाना जायज भी है? सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आया